डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज फिर से हम लोग एक नया आपके सामने पीवाई क्यूज लेकर हाजिर हैं और ये है आपका यूपी लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ, जिसको आप आम भाषा में जीआईसी बोलते हैं। जीआईसी नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान कहें या सिविक्स कहें, उसी का पेपर। ये पेपर आया था 2017 में, लेकिन इसका एग्ज़ाम हुआ वर्ष 2018 में। उसी का पेपर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने पीजीटी का एग्ज़ाम तो है ही अक्टूबर में, लेकिन जीआईसी का भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरा जा चुका है, उसका भी एग्ज़ाम जल्द होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करें। आप बिना मतलब के जो प्रैक्टिस सेट हैं, उनसे दूर रहिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सोचिए और तैयारी कीजिए। देखिए, जितना आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे या ओल्ड क्वेश्चन पेपर को या प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे, ये आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हैं, आपको पढ़ना क्या है। इवन ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन-कौन से आएँगे, क्योंकि 40% क्वेश्चन्स आपके रिपीटेड होते हैं और उसमें से 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसकी भाषा परिवर्तित रहती है, भाषा में थोड़ा बदलाव रहता है। तो लोग तमाम जो लोग हैं, वो केवल प्रैक्टिस सेट इसका बिल्कुल नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, अपना जो कंसेप्ट है, इस बार का थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक? तो उसी क्रम में आज हम लोग यूपी लेक्चर 2018 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे खास गुज़ारिश है कि बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को स्किप ना करें। हम लोग लगातार टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स से संबंधित हम लोग तमाम कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप चैनल पर विजिट करते रहिए और आप अधिकतम लाभ लीजिए। फिर से मैं कहूँगा, इधर-उधर भागने के बजाय जो भी आपके पास कंटेंट है, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं साफ-साफ बता दे रहा हूँ, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में क्या होता है, कोई लोग केवल एक ही टॉपिक जो उनको पकड़ होता है, उसी को पढ़ा लेते हैं। लेकिन बाकी जो हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, उसको लोग टच नहीं करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोग टच नहीं करते, बस कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पॉलिटिकल थिंकर। थियरी में भी लोग उसको पकड़ नहीं करते हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। हाँ, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कवर कीजिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पेपर हैं, क्वेश्चन हैं 150 और जो पहले 30 क्वेश्चन हैं, ये आपके जीएस से संबंधित हैं। हम लोग सब्जेक्ट से संबंधित देख लेते हैं। जीएस का भी आप लोग वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 1946 में, देखिए जो इस पे जो टिक लगा है, उस पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन पे गलत टिक लगा है। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? जो 1946 में उनकी अंतरिम सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसके उपाध्यक्ष जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं को मुखिया या पहले प्रधानमंत्री। लेकिन इसकी जो पद था, अ, गवर्नर जनरल जो है आपके, उसकी मंत्रिपरिषद का उप कार्यकारी अध्यक्ष थे ये। ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू, जिनको आम भाषा में आप प्रधानमंत्री बोलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है या प्रयोग नहीं है, प्रयुक्त नहीं है? पंथनिरपेक्ष, संप्रभु और लोकतांत्रिक, ये तीनों शब्द शामिल हैं, लेकिन उदारवादी शामिल नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। एक और चीज़ हम बता दें, जब भी आप प्रस्तावना पढ़ें, उसके जो क्रम से जो शब्द हैं, जहाँ-जहाँ उसको याद रखिए खासकर। जैसे हम भारत के लोग, भारत को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये क्रम से होना चाहिए। कभी-कभी इनको इधर-उधर कर देगा, फिर पूछेगा क्रम से लगाइए। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट तो इसमें वर्ड है, उनको थोड़ा-सा व्यवस्थित ढंग से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ये था आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत 21 वर्ष से घटाकर आयु कर दी गई कितनी? 18 वर्ष। ये श्री राजीव गांधी की सरकार में, उन्हीं के कार्यकाल में ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, शामिल किया गया? तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 के माध्यम से, उसके माध्यम से ये मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। लेकिन ध्यान रखिए कि मूल संविधान में ये शामिल नहीं था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया और मूल रूप से ये 10 मौलिक कर्तव्य हुए, लेकिन वर्तमान में 11 हैं।
कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत आपका 24 मार्च 1946 को आया। ठीक, इसका 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? ठीक, तो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, और अनुच्छेद जो 32 है इसको इसी से संबंधित, और अनुच्छेद 137 ये भी, और साथ ही जो अनुच्छेद 32 है उसमें जो 5 रिट हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, और उनका उन शब्दों का मतलब क्या है वो भी पूछता है आपसे। नेक्स्ट है, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो ये 20 सीटें आवंटित हैं। नेक्स्ट है 38, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीनी नहीं जा सकती? जब भी आप आपातकाल पढ़ें तो खासकर अनुच्छेद 352 और 356 तो आपने पढ़े, लेकिन 358 और 359 को आप नहीं पढ़ते, इसलिए जरूरी है कि इन दोनों अनुच्छेद को आप पढ़ें। तो जो आपका जीवन का अधिकार है आर्टिकल 21, इसको किसी भी परिस्थिति में छीनी नहीं जा सकती। नेक्स्ट है 39, उत्तर प्रदेश विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? तो जैसे अगर बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ की याद होना चाहिए, यूपी का दे रहे हैं तो, राजस्थान का दे रहे हैं तो, या कहीं का भी दें तो कम से कम वहाँ की विधानसभा विधान परिषदों का संख्या आपको याद होनी ही चाहिए, और राज्यसभा से भी कितने सदस्य नामित होते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या 403 है। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? भारत में जो संप्रभुता है कहाँ? जनता में निवास करती है, लेकिन शब्द ये भी पूछता है कि सर्वोच्च कौन है? जनता की संविधान, ये भी याद रखिएगा, वहाँ सर्वोच्चता संविधान की आ जाती है। निम्न में से कौन भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने को अधिकृत है? यानी भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करना है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो है आपकी संसद। ठीक? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो जो भी आपके डीपीएसपी या जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा में जो कानूनी सलाहकार कौन थे? तो थे ये बी.एन. राव। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है 45, कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि कब उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, कब उसको पारित किया गया, दोनों याद रखिएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को, और 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फेडरल गवर्नमेंट की रचना किसने की? फेडरल गवर्नमेंट बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? ये है आपके केसी वेयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 47, कि भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? यानी संचित निधि से राज्यों को अगर अनुदान देना है तो कौन उसकी सिफारिश करता है, या किसकी सिफारिश पर राज्यों को संचित निधि से अनुदान दिया जाता है? ठीक, ये है आपका वित्त आयोग। ठीक, अनुच्छेद 280 में क्वेश्चन नंबर 48, कि किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है आपसे। तो जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसकी के तहत आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया, और ये कानूनी अधिकार में चला गया, और अनुच्छेद 300 ए यानी 300 क में शामिल कर दिया गया इसको। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में आपके चुनाव आयोग भाग लेता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य आपस में मिलजुल कर करते हैं, इस वजह से इसके चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। भारत में मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ठीक, तो ये जो है आपका लोकसभा के प्रति आपकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा अनुच्छेद
75 और अनुच्छेद 74 को आप ज़रा ध्यान से पढ़िए, ठीक? और एक उसी में अनुच्छेद 78 भी है, ठीक? 74, 75, 78। इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? तो निर्गुट जो आंदोलन है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, भारत की विदेश नीति का एकदम आधार है, कि एक सिद्धांत है, इसलिए आप अलग से इसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जरूर पढ़ें, ठीक? तो कौन इसका संस्थापक सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टिट्टो, ये तीनों लोग थे, लेकिन कर्नल गद्दाफी नहीं थे। राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के मध्य जो वित्तीय बंटवारे को लेकर है, वो है आपका राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? 356, तो ये है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाया जाने वाला आपातकाल, इसी को आम भाषा में आप राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो अब इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो गई है, 62 वर्ष हाईकोर्ट में है। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? तो 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित है, रिपोर्ट पर आधारित है। इसके माध्यम से राज्यों में द्वैध शासन की परंपरा लागू की गई, ठीक? और इसमें जो आपका प्रांतों में द्वैध शासन और जो मताधिकार था उसका सांप्रदायिक जो आपका पंचायत लागू हुआ 1909 में, और इसी के आधार पर जो आपका 1909 में इसका भी विस्तार किया गया। अन्य समूहों को भी मताधिकार का अलग से पृथक निर्वाचन में शामिल किया गया, इसी रिपोर्ट के आधार पर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? बेहद महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, और इन्हीं को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गीता रहस्य किसने लिखी? याद रखिएगा, गीता रहस्य, और इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। इनकी कई किताब हैं, उसको आप याद रखिए। भारत में किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? तो थी उत्तर प्रदेश में, ठीक? सुचित्रा कृपलानी, ठीक? ये भी पूछता है प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक? और कौन थी वो भी बताइए, और उन्होंने राज्यपाल के बारे में क्या कोट किया वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? नीचे दिए कोड का प्रयोग सही करें, सही से चुनें। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपका एक तो सबसे पहले निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेंगे, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। लेकिन और वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2, 3। नेक्स्ट है 60, ये राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श कौन देता है? केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार कौन है और राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन है? दोनों पता होना चाहिए। केंद्र सरकार का जो होता है महान्यायवादी होता है, लेकिन राज्य में क्या होता है, इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की? एक राज्य एक राष्ट्र के सिद्धांत की घोषणा घोषणा करने वाले मैजनी हैं। नेक्स्ट, किसने कहा कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो वो राज्य लुटेरों का गिरोह बन जाता है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। किसका कथन है? तो ये है सेंट अगस्टाइन का। एक इनकी पुस्तक है, उसको भी याद कर लीजिए। बेहद महत्वपूर्ण, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। देखिए, हर बार कोई ऐसा पेपर नहीं पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी स्तर का इसमें क्वेश्चन न पूछा जाता हो। एक क्वेश्चन आप आउट ही मान लीजिए। तो जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों पर नहीं, शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन है आपका मेटलैंड महोदय का, ठीक? लेकिन जैसे ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता, उस आधार पर कहता है। इसी के एक साथी बक्कल महोदय हैं, बक्कल, ये कहते हैं राजनीतिक विज्ञान विज्ञान होना दो, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इन दोनों कोट बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है डी मेटलैंड। नेक्स्ट है,
कि 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में से कौन था? नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में से कौन था? तो है आइज़ैक बर्ले, ठीक। नेक्स्ट है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। इनमें से किसका कथन है? कानून के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं है। ये कोट ऐसे ही पूछा जाता है, तो ये कोट है आपका जॉन लॉक का। और जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक हैं, ये भी याद रखिएगा। सीमित सरकार, सीमित शासन के भी समर्थक हैं, ठीक। नेक्स्ट है, गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से व्यक्त नहीं होते हैं? तो गांधीवादी विचारों में श्रम और पूंजी का संघर्ष है, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष है, गांव और शहर में संघर्ष है, लेकिन ब्राह्मण और दलित वर्ग में संघर्ष नहीं स्वीकार करते हैं वो। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की? पार्टीलेस डेमोक्रेसी, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इसकी वकालत करने वाले जेपी महोदय हुए। जबकि संपूर्ण क्रांति इन्हीं से संबंधित है। निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? देखिए, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण आजकल के एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है, और प्रैक्टिस सेट भी आप देखेंगे तो उसमें भी ट्रेंड कर रहा है ये। तो ये है बी आर अम्बेडकर का कोट है। दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, किसका कथन? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है आपसे। तो दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, ये फाइनर का कोट है। प्यारे साथियों, फिर से हम आपको बता दें, ये जो पेपर है आपका यूपी जीआईसी लेक्चरर जिसको बोलते हैं, उसी का पेपर है। 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपके सामने जीआईसी का भी पेपर है। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए, और आप अगर पॉलिटिकल साइंस से एस्पिरेंट हैं तो आपको जरूर इस चैनल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार प्रॉपर कंटेंट के साथ आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कंटेंट की प्रॉब्लम हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कोई डाउट हो तो भी। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं माना या स्वीकार नहीं किया, नहीं मानता है? देखिए, जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं कौन? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन भूभाग को जो आपके विलोबी हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, आवश्यक तत्व स्वीकार नहीं करता है विलोबी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? मनु ने, देखिए, सप्तांग सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, तो सातों अंगों के अपने अपने कार्य हैं। मनु जो है, याद रखिएगा, दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। उनकी पुस्तक है मनुस्मृति। मनु का ठीक है, और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। भारतीय राजनीतिक विचारक में है वो, और मनु और कौटिल्य दोनों लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए, संप्रभुता की अवधारणा, प्रमुखता कैसी अवधारणा है? प्रमुखता कैसी अवधारणा है? तो संप्रभुता की अवधारणा जो है वो आपकी विधिक अवधारणा है, लीगल है। एक प्रमुखता। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो याद रखिएगा, लैटिन लिबर्टी जो है, एक तो लैटिन भाषा से संबंधित, तो जो लैटिन भाषा में शब्द है वो लाइबर है, ठीक। ये भी याद रखिए, ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। इनमें से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं, ये पूछा है। तो किसान संगठन, श्रमिक संघ और राज्य कर्मचारी संघ, ये सभी सामुदायिक हैं, लेकिन यंग तौर की सामुदायिक नहीं है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है, और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र भी जड़ विहीन है, और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। ये कोट ऐसे भी पूछा जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कथन है आपका सीले महोदय का, ठीक। नेक्स्ट है 76, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका किसके बारे में? लास्की का कथन है ये, ठीक। रॉल्ड जोसेफ लास्की। निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? देखिए, जो ये कार्ल मार्क्स का, इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा। मार्क्स से संबंधित एक तो उसकी जितनी आपकी रचनाएं या किताब हैं वो, और जो उसमें दिया गया सिद्धांत वो भी आपको पता होना चाहिए। ये किताबें जो है क्रम से होनी चाहिए। किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली? ये थे आपके थॉमस हॉब्स, जो कि अ, सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक, और
प्रथम व्यक्तिवादी होने का भी इनको गौरव प्राप्त है, लेकिन बाद में ये लेकिन कह सकते हैं। और इनकी ये पूर्ण संप्रभुता संपन्न या पूर्ण सर्वसत्यवाद की वकालत करते हैं। इनकी फेमस पुस्तक द लेवियाथन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपको पता है, अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, ग्राम सेवा का लेखक कौन है? ये भी, और इन इस पुस्तक के जो लेखक है विनोबा भावे, ये भूदान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो याद रखिए, 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को जो राजस्थान का जिला है नागौर, वहां से आपके प्रथम प्रधानमंत्री श्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। 2 अक्टूबर 1959। ऑप्शन सी। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? पॉलिटिक्स शब्द की पोलिश भाषा से उत्पत्ति हुई, और ये जो शब्द है यूनानी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी से कौन संबंधित है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण आपका तो स्विट्जरलैंड है, और वहीं पे ये जनमत संग्रह और प्लेबिसाइट और आरंभक ये सब होता है। तो डी उपयुक्त सभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? रूसो के राजनीतिक विचारों में यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, समान इच्छा तीनों मिलते हैं। तो उसकी पुस्तक है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसी में इसकी वकालत करता है वो। तो डी होगा प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, और इससे संबंधित आपके जो विचारक है मनु और कौटिल्य दोनों लोग हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 86। लेवियाथन का लेखक कौन है? अभी हमने इसकी चर्चा की, तो लेवियाथन का लेखक है थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? इसका भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। ठीक, ये है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, निम्न से किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? यानी सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी कौन? मास्टर साइंस की वकालत कौन करता है पॉलिटिकल साइंस के बारे में? तो ये उस स्वयं अरस्तु, जो कि पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं। ठीक। नेक्स्ट है, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। किसका कथन है? ये कथन है आपका लास्की महोदय का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके जॉन ऑस्टिन। ठीक। और इनकी फेमस पुस्तक कौन सी है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र पर व्याख्यान। नेक्स्ट है 93। ये राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत डिवाइन थियरी का समर्थक है ये। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हुए भारतीय संविधान प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुए, इसी वजह से इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है न्याय यानी ट्रस्टीशिप पर आधारित है। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति हुआ, चाहे अशोक मेहता समिति, चाहे अलम सिंघवी समिति हो, इन सभी का कार्यकाल आपको याद होना ही चाहिए। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन था? पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जो समर्थक हुए सर हेनरी मैन हुए। नेक्स्ट है, किसने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी? तो नोबेल सिविज की संज्ञा कौन देता है? तो रूसो। किसने न्याय को उचितता एज फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित करने वाले जॉन रॉल्स हुए। ठीक। नेक्स्ट है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको भूलिएगा नहीं, बार बार पूछा जाता है। तो ये मैकाइवर का कोट है।
अगला प्रश्न, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने द रिपब्लिक की रचना की है? तो द रिपब्लिक की रचना करने वाले प्लेटो हुए, द स्टेट्समैन, द लॉज इन्हीं की पुस्तक है। किसने, देखिए प्लेटो की जो आपका न्याय व्यवस्था है उसको आप विधिवत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। किसने विधि को राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है या भेद किया है? तो लीगल सॉवरेंटी और पॉलिटिकल सॉवरेंटी जो उसमें डिफरेंस करने वाले एवी डाइसी हुए रूल ऑफ लॉ के जनक। एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में निम्न में से कौन सा बाधक है? स्वस्थ लोकमत के निर्माण में आपकी जो इलिटरेसी यानी निरक्षरता है वो बाधक होती है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है, किसका कथन है? ये कथन है आपका इसका गार्नर महोदय का। ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कि ये आपको मैच करना है। देखिए ये जरूर जरूर आप याद कीजिए इसको जरूर। परंपरागत उदारवाद, ठीक। तो ये कहता है कि राज्य आवश्यक बुराई है, ठीक। उदारवादी नहीं, देखिए परंपरागत आदर्शवाद जो है अ, कि परंपरागत उदारवाद जो आवश्यक बुराई मानता है राज्य को, आदर्श उदारवादी आदर्शवादी आवश्यक भलाई मानते हैं, हीगलवादी आदर्शवाद जो है नैतिकता व विधिकता के व्यक्ति, और मार्क्सवाद उत्पीड़क संस्था मानता है, ठीक। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एम के गांधी इंडिया डिवाइडेड, बल्कि ये नहीं है, ये इसके रचयिता इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, आपके जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो। बाकी सब सही है, ऑप्शन डी गलत है। जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता, किसका कथन है? ये कथन है एम के गांधी। नेक्स्ट है, मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? तो मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता मनु है। नेक्स्ट है 111, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन किसने लिखा? ये फेमस पुस्तक है, आपको भूलना नहीं चाहिए। ये 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन एम एन रॉय की पुस्तक है। हूँ वर द शुद्राज के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर है। आसान से प्रश्न है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है वो है, हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। सभी हित समूह दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह राज्य की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते, करते हैं। हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये अपने हितों की को जो नहीं व्यक्ति, ये तो दोनों गलत हो जाता है, लेकिन सभी दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए ही काम करते हैं, इसलिए सभी दबाव समूह हित समूह हैं। निम्न में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में या सेवाधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं? ये है कोलकाता उच्च न्यायालय। पंचायत समिति के सदस्यों को पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। भारत का वर्तमान लोकपाल कौन है? छोड़ दीजिए। नि- भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1992 में हुई। धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर लोकसभा में निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में विदेश नीति का उल्लेख करता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बेहद महत्वपूर्ण। तो संविधान में जो अनुच्छेद 51 है वो आपकी विदेश नीति का उल्लेख करता है, और साथ ही अनुच्छेद 48, 49 और 50 भी पढ़िए, ठीक, और 44 भी, और अनुच्छेद 39 भी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी ही हैं। 121, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करेगा। सार्क यानी दक्षेस की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई थी?
सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई, 8 से 9 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्य राज्यों की संख्या क्या थी? तो उसमें प्रारंभिक सदस्य राज्यों की संख्या 51 थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? ये था इजराइल। नेक्स्ट है 126, इनमें से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त जरूर किया जा सकता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को समाप्त भंग नहीं किया जा सकता है, राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य विधान परिषद को आप भंग भी कर सकते हैं, सॉरी, भंग नहीं कर सकते हैं लेकिन समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई। निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्न में से कौन संवैधानिक, तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग तीनों ही संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं का तात्पर्य है कि जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया वे संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। ठीक? तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को क्रियान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि किसी भी राज्य की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष या पूरे देश में लागू करने के लिए ये एकाधिकार केंद्र सरकार के पास है, ये संसद के पास है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? याद रखिएगा, हिंदी, संस्कृत, संथाली शामिल है लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? तो ये 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं? ये आपको पता है, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है कि भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संसदीय सरकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो संसदीय सरकार में नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल केवल आपका अध्यक्ष में होता है, तो ये गलत है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध सही है। कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, भी सही है, लेकिन बी आपका संसदीयात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। निम्न में से किन देशों के मध्य फर्क का विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य फर्क का विवाद है। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% तक सीमित कर दी गई? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 91st यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है 139, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति, निम्न में भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? कौन कौन से विशेषाधिकार हैं राष्ट्रपति के? तो लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना। ठीक, उपर्युक्त सभी हैं। निम्न में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की हृदय व आत्मा कहा था? किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी। सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की है? तो सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन रॉय का बेहद योगदान है। ठीक, भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। एक संसदात्मक सरकार में एक संसदीय सरकार में क्या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, 144, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन रॉय थे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन या पुनरीक्षण निम्न में से किस पर आधारित है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, एक क्योंकि आपने जापान से ग्रहण किया है, और विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिका की विशेषता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में संपन्न हुआ।
नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई? तो ये 16 अगस्त 1946 को। बंद जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो बंद जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिन नाथ सान्याल। ठीक। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई। ऑप्शन ए सही है। तो प्यारे साथियों, ये था आपका यूपी जीआईसी लेक्चरर का जो पेपर है 2018 का पेपर है, इसको आप सॉल्व कीजिए। और आगे भी हम लोग ऐसे प्रश्न पत्रों को लेकर हाजिर रहेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। जहाँ से आपके लिए प्रॉपर कंटेंट मिल जाए वो हम लोग भरसक प्रयास करें कि आपके लिए अवेलेबल करा सकें और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। चलते चलते फिर से एक बार गुजारिश है, वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंततः सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।